अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बलूचिस्तान एक बार फिर मुनज़्ज़म, मरबूत और बैरूनी सरपरस्ती में किए जाने वाली दहशतगर्दी की लपेट में रहा। कोयटा, मस्तूंग, नौशकी, गवादर, पंजगूर और दीगर शहरों में बैक वक्त हमलों का मकसद महज खौफ फैलाना नहीं बल्कि पाकिस्तान की सलामती और उसके स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी मफादात को बराह रास्त निशाना बनाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से मंसूबा नाकाम बनाया गया और बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे गए, मगर शहरी और सिक्योरिटी एहलकारों की शहादतें इस हकीकत की याद दहानी हैं कि ये जंग मामूली नहीं। बलूचिस्तान में अमन व अमान का मसला नया नहीं, मगर गुज़िश्ता चंद बरसों में फितनतुल हिंदुस्तान की कार्रवाइयाँ इस मसले को बैनुल अक़वामी तनाजुर में ले आई हैं। भारतीय सरपरस्ती में कलदम BLA जैसे गिरोहों के जरिए बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के पीछे कई मकासद कार फरमा दिखाई देते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिश की जा रही है, जबकि इसके साथ साथ चीन के इक़्तिसादी मफादात को मुतासिर करने और गवादर जैसे अहम स्ट्रेटेजिक मंसूबों को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है, जो खित्ते में पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। दूसरी तरफ अफगान तालिबान की हुकूमत की मौजूदगी में TTP का खैबर पख्तूनख्वा में इस्तेमाल और साथ ही BLA की बलूचिस्तान में सरगर्मियां इस बात की निशानदही करती हैं कि पाकिस्तान को दोनों जानिब प्रॉक्सी जंग का सामना है। ये एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली है जिसका मकसद पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर, माशी तौर पर गैर मुस्तहकम करना है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान को फौजी कार्रवाइयों के साथ साथ इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजीद मजबूत करना, सरहदी नज़्म व नस्क बेहतर बनाना, अफगानिस्तान के साथ दो टोक सिफारती मौक़िफ़ अपनाना और आलमी फोरम्स पर भारतीय मुदाखलत के ठोस शवाहिद पैदा करना मजीद नागुज़ीर हो गया है। साथ ही बलूचिस्तान में सियासी शमूलियत, माशी तरक्की, मकामी आबादी का एतमाद और रियासती रिट का मुतवाज़िन इम्तिजाज ही वो रास्ता है जिससे दहशतगर्दी के इस फितने को मुस्तकिल तौर पर शिकस्त दी जा सकती है। मौजूदा सूरत हाल क्या चैलेंजेस सामने रख रही है और किस तरीके से इसको रीड करने या इसके तनाजुर को समझने की ज़रूरत है, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहिब। सवाल की जानिब बढ़े इससे पहले ये भी शेयर करना जरूरी है, अब से कुछ देर पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस दो बड़े अहम निकात, बहुत सी गुफ्तगू की, दो बहुत ही अहम निकात थे जिसमें उनका ये कहना है कि तहरीक चलाने वाले दहशतगर्द जो जराइम पेशा अनासिर हैं, ये रोजाना ईरानी तेल के जरिए 4 अरब रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। यानी कि 4 अरब रुपए रोजाना की बुनियाद पर ये दहशतगर्द हासिल कर लेते हैं जो उनके पास मौजूद है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी तस्लीम किया है कि ब्यूरोक्रेसी और जराइम पेशा अनासिर का गठजोड़ मौजूद है। तो ये वो बड़े चैलेंजेस हैं जिस अभी हम गुफ्तगू करेंगे और इस तनाजुर को समझते हैं कि ये खुद अपनी जगह पे कितने आंख खोल देने वाले हकायक हैं। सवाल आपके सामने रखेंगे। दुनिया और जनूबी एशिया के बदलते हालात, पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबियां, भारत की सुबकियां, मोदी खुद बलूचिस्तान में मुदाखलत का एतराफ कर चुका, हालिया बलूचिस्तान हमलों को किस तनाजुर में समझने की जरूरत है। शहजाद साहब, ये दहशतगर्द हमले क्या महज मकामी बगावत ही कहलाए जाएं या एक बाकायदा बैनुल अक़वामी प्रॉक्सी जंग है जो यहाँ जारी है? कामी बगावत से ज्यादा ये हमले तो सरहद पार से हुए ना पाकिस्तान पर। लेकिन जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि इनका ना सिर्फ ये प्लान हुए कहीं बैठ के और काफ़ी देर प्लान गए होंगे, क्योंकि ये तो 12-14 जगह पे यकदम में एक वक्त में किए गए, तो जाहिर है बहुत डिटेल्ड प्लानिंग थी। और फिर उनकी जो असला था वो वहाँ से, या उनका जो बारूद था वो किस तरीके से उन जगहों पे पहुंचा जहाँ पर इस्तेमाल होना था, वो भी एक जरिया था, लॉजिस्टिक्स का ताल्लुक था। और फिर उसके बाद वो ऑपरेशन जो उन्होंने वहाँ पे जब पहुंच गए फिर कहीं पे रहे और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया। तो ये जो प्लानिंग से लेके जो जो उसको काम जो जो उन्होंने किया, दहशतगर्दी जो थी, इसके दरमियान वाला जो फासला है, चाहे वो जमीनी है चाहे वो जो भी है, उसके ऊपर पाकिस्तान की नज़र ज़रूर होनी चाहिए कि उसके ऊपर फिक्र करने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से वहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँचे। तो ठीक है, तनाजुर आपका बिल्कुल मुनासिब है कि हिंदुस्तान 2025 में मई के बाद से पाकिस्तान का जो मकाम, पाकिस्तान का जो एक इमेज बना था दुनिया में, उसको गजन पहुंचाना चाहता था, उसको हिट करना चाहता था। और जिस तरीके से फिर अब लोग बलूचिस्तान में खास तौर पर माइनिंग और रेकोडेक और ये तमाम चीज़ों की तरफ अब आ रहे थे, और जो सीपेक का एक आयसा से दोबारा अहिया हो रहा था, गवादर को फिर दोबारा हम लाइव कर रहे थे, इन तमाम चीज़ों को रोकना मकसूद था, वो सब तक उनका मकसद था। देखिए, पाकिस्तान जब रिएक्ट करता है जिस तरीके से, बड़ी कामयाबी के साथ हमारी अफवाज ने ये काम लड़ा,
लेकिन उन्होंने ये हमला करके 12-14 जगहों पे, एक जगह पे जो अपनी स्टोरी पेश करना चाहते थे दुनिया में, जो पैगाम दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तानी अफवाज को इतना मजबूत मत समझिए जिस तरीके से आपने 2025 में उनको देखा। ये देखिए यहाँ पर इनके अंदर काफी कमजोरियां नजर आती हैं। ये काम इन्होंने कर लिया इन लोगों ने आके आपके ऊपर। उसके बाद का जो इफेक्ट है वो तो हमारा डिफेंस है ना, उस डिफेंस में हम उनको खत्म कर दें, मार दें, लेकिन ये कहानी बन गई। जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जब वो काम करेंगे ये कहानी बन गई, तो इसलिए तनाजुर तो है। दूसरा जो हमारा इस वक्त जो जो रीजनल तनाजुर है, ईरान के ऊपर जिस किस्म के मसाइल हैं, और जो पाकिस्तान ने जिस तरह बैलेंस किया हुआ है, अमरीकी जहाज खलीज में बाहर बैठे हैं ईरान के पास, और ईरान को एक हमले का खतरा है, और ईरान के साथ भी पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं, तो उस बैलेंस को भी खराब करने की कोशिश की गई है। इस किस्म की जब एक उलझाव आता है खत्ते के अंदर, तो वो उलझाव कहाँ तक फैलता है, कहाँ तक जाता है, पाकिस्तान इस साल में आके क्या रिएक्शन करता है, इसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान को क्या इस माहौल के अंदर क्या इकदाम करने चाहिए। अल्टीमेटली बात एक ही है, देखिए हम बाहर जाके इस माहौल के अंदर खास तौर पर आज अफगानिस्तान में तो हमला कर लेंगे, उन जगहों को ठिकाना निशाना बना लेंगे जहां से ये आए, जहां पर ये रुके हुए हैं, जहां उनको जहां पनाह मिलती है उनको तो हम निशाना बना लेंगे। ईरान में क्या ये मुमकिन है कि हम ये कर सकें? मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम वो काम आज करते हैं ईरान में, तो फिर क्या ईरान को क्या मैसेज जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से इस माहौल के अंदर जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं? तो आज आके काम आपके पास क्या है? आपने सरहदों पर रोकना है उनको, आपने जो आपके बीच में काली भेड़ियां उनको वहां से एलिमिनेट करना है, आपने ये जो वहां से प्लानिंग से लेके यहां तक पहुंचे हैं इस रस्तों को चेक करना है कि किस तरीके से पहुंच के वो कौन लोग थे जो कि उनको लेके आए या जिन्होंने इनको पनाह दी। क्यों लोग आके हमें नहीं बता पा रहे कि ये लोग हमारे बीच में छुपे हैं, या पे ये हमारे मुल्क पे हमला करने वाले हैं? वो लोग जो कि पाकिस्तान के मुहिब वतन हैं, जो बेशुमार सारे बलोच हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनको हिम्मत ताकत देनी है, उन तक पहुंचना है, उनकी दादरसी करनी है, उनको उनके साथ हमदर्दी शो करनी है। जिस तरीके से आपने अपने इब्तिदाइये में बड़ा खूब कहा कि ये सिर्फ एक जंगजुआना कदम नहीं है कि हमने सिर्फ जंग ही करनी है, वो अफवाज कर लेंगी जहां जहां बैठी हैं, लेकिन उन लोगों को जो कि पाकिस्तान के हक में पिछले 78 साल से बैठे हैं इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान ही उनका मुल्क है, उनके तक पहुंचना हमारी एमपीएज एमएनएज हुकूमतों का, सूबे की हुकूमत का वहां तक। अब सूबे का जो शहजाद साहब मैं आपके कमेंट चाहूंगी, जो मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की बात शेयर की है वो बहुत ही एक शॉकिंग फैक्ट भी है कि अगर इन लोगों को 4 अरब खालिस मुनाफा रोजाना की तेल की सूरत में, मुनाफे की सूरत में मिल रहा है, 4 अरब कहने वाली बात है, और साथ ही वो कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी और जराइम पेशा अनासिर का गठजोड़ है। तो ये किस तरीके से, ये तो एक हमारे दीवार के अंदर, हमारे घर के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद है, इसको कैसे टैकल करना है? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये फोकस है। फोकस ये है जो मैं कह रहा हूं, फोकस ये है कि आपके अंदर के लोग, जो आपके अपने लोग हैं, वो क्यों खड़े हो कि आज वो इतनी बहादुरी, इतनी दिलेरी महसूस नहीं कर पाते कि आपको आके बताएं कि ये लोग आके ऊपर हमारे मुल्क के ऊपर और आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। उन तक दादरसी चाहिए, उनको छोड़ें। वो बॉर्डर को बंद होना तो लाजमी अमर है ना। वो कौन लोग हैं जो कि उनको बॉर्डर से सिर्फ लेके आते हैं? कौन लोग हैं जो इनको स्मगलिंग करने देते हैं? उसको छोड़ दीजिए, वो अपना काम है, वो करने वाला है, वो होना चाहिए, लेकिन वो इसका हल नहीं है जो कि मैं कह रहा हूं। ये जो अंदर हमारे जो जिनको कहते हैं ड्रिफ्ट करते हैं लोग, आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ माइल होते हैं, जहां पर के जो लोग अपोजिंग ग्रुप्स और फोर्सेस में बैठे हैं, कि उनको माइल होने से रोकिए। कैसे? उन तक पहुंच के उनको खुराक दीजिए, उनको सेहत दीजिए, उनको पता होना चाहिए कि ये जो मुमलिकत है हमारी हमदर्द है। जब तक ये काम नहीं होगा, ये जंग नहीं लड़ी जाएगी। ये काउंटर टेरर नहीं है, ये काउंटर इंसर्जेंसी है। इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं चाहिए, इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन चाहिए। ये फर्क करना पड़ेगा, समझ सब आएगी, उसके बाद जाके हम इसको बलूचिस्तान के मसले को हल कर पाएंगे। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, ये खित्ते के बदलते हालात, एक जानिब टीटीपी है, बीएलए है, बैक वक्त मुतहरिक हैं, बैक वक्त हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कोई बड़ा प्लान है? क्योंकि जब चीनी एतमाद को भी यहाँ नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से हैंडल करने की जरूरत है इस सिचुएशन को? आयशा, सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था कि 4 अरब का तेल जो है वो कितना बनता है। ये कोई इतनी इसमें सिफरें हैं कि मैं गिन भी नहीं पा रहा कि कितने लीटर बनते हैं। कोई 9 तो इसमें सिफरें हैं। अब आप गिन लीजिए सर, महीने के 120 अरब और साल के 1450 अरब। क्योंकि जब हमने ये फैक्ट सुना तो हम भी हैरान थे। जी, मैं ये कर रहा हूँ कि इसको जरा लीटर्स में आप जो है कन्वर्ट करें कि कितने लीटर तेल। सर, वो वहाँ 40 रुपए लीटर तेल उनको मिलता है और यहाँ महंगा बिकता है। तो 40 रुपए में जी जरा 40 रुपए से हमारे देखने वाले कैलकुलेटर उठा के
4 अरब में 40 रुपए लीटर का हिसाब लगाएं तो ये कितना तेल बनता होगा? ये कितने लोग हैं जो जेब में डालकर ले आते हैं? क्या ये सोना है जो 2 ट्रकों में आ जाता है? इतने हजार लीटर तेल अगर हर रोज मूव करता है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान किधर है? हुकूमत पाकिस्तान में हुकूमत बलूचिस्तान भी शामिल है ना, तो वो किधर है? और अगर गवर्नेंस की ये हालत है पाकिस्तान में कि हजार लीटर स्मगल्ड तेल बॉर्डर क्रॉस करता है, पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वज़ीर दिफा पाकिस्तान एक सिर्फ बयान ठोकते हैं कि 4 अरब का तेल डेली आ रहा है और उससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। इसके बाद बात करने की क्या रह जाती है? इसके बाद तो नौखानी रह जाती है। अगर इतने लीटर तेल आ सकता है स्मगलिंग से और आके पूरा सेल हो सकता है, तो 300 दहशतगर्दों के लिए कौन सी मुश्किल है? फिर तो हजारों दहशतगर्द भी घुस सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में जा सकते हैं। ये अगर गवर्नेंस की हालत है और ये गवर्नेंस पर रिएक्शन है कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई लाया अमल नहीं है, एक बयान है, दुहाई है हाईएस्ट लेवल से, तो इस पर आदमी आगे क्या बात करे? अब आप देखिए जो हमला हुआ है इसमें उनकी तादाद देखिए, उनकी कोऑर्डिनेशन देखिए, उनका असला देखिए, उनका लॉजिस्टिक्स देखिए, किस तरीके से वो इस काबिल हुए कि ये सारा कुछ करें। जाहिर है इसमें स्टेट स्पॉन्सरशिप के बगैर मुमकिन नहीं है, और हम ये कह रहे हैं कि इसमें 40-40 लाख रुपए का असला एक दहशतगर्द ने उठाया हुआ था। तो वज़ीर दिफा पाकिस्तान ने तो बता दिया 40 लाख किधर से आता है। आप भारतीय को कहेंगे तो वो कहेगा मुझे पैसे देने की क्या ज़रूरत है, तुम तो खुद स्मगलिंग करा के उनको तमाम वसाइल दे रहे हो। इस गवर्नेंस को देखना होगा, ये गवर्नेंस बहुत बड़ी बात है, और ये मसला अस्करी तौर पर तो करना है, लेकिन अस्करी तौर पर तो हम लड़ते लड़के थक जाएंगे अगर गवर्नेंस के ये हालात रहे तो, और वो भी ऐसे तौर में जब हमें नजर आ रहा है कि गठजोड़ पैदा हो रहा है। ज़ैगम साहब, क्या जामे सियासी सिफारती हिकमत अमली होनी चाहिए इस सूरत हाल में, अगर ऐसे फैक्ट्स मौजूद हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास? देखिए, मैं से आपसे अर्ज कर रहा हूं कि सबसे पहले आपको गवर्नेंस को ठीक करना है, घर को ठीक करना है। अस्करी तौर पर तो हमने अब लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि वहां पे BLA भी इकट्ठी हो गई है, उसके साथ TTP भी इकट्ठी हो गई है। अफगानिस्तान तो एक्टिवली उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान की ज़मीन भी उनको दस्तयाब है, वो भी हमने लड़ना है। लेकिन इस वक्त बहुत अहम बात है कि हम ये रियलाइज़ करें कि ये लंबी जंग है, ये हफ्तों महीनों की नहीं है, ये साल हर साल चलेगी। जब साल हर साल चलेगी तो हमने दहशतगर्दों और अवाम को अलग करना है। जिस तरह शहजाद साहब कह रहे थे कि बलूचिस्तान के अवाम को हमने अपने तरफ लाना है, बिल्कुल दहशतगर्दों की तरफ नहीं जाने देना। और वो तभी मुमकिन होगा जब आप पॉलिटिकल मसाइल हल करें, और पॉलिटिकल मसाइल का मतलब ये है कि ऐसी गवर्नेंस हो जो इंक्लूसिव भी हो और जो इफेक्टिव भी हो, जो पैसे जा रहे हो वो लोगों को भी नजर आए कि खर्च हो। देखिए, इस नया जो पाकिस्तान की 18वीं तरमीम हुई, उसके बाद फीकस पैसे सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में जाते हैं। ठीक है, वहां जमीन का फैलाव बहुत ज्यादा है, पैसे का उतना असर नहीं होता जितना होना चाहिए, लेकिन क्या जो पैसा जाता है वो पैसा आवाम को नजर आता है कि उनके पास आ रहा है? ठीक हो गया। वो अब भी कहते हैं कि हमें तो पैसा नहीं मिल रहा। भाई, आपको मिल रहा है तो उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा? तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, किस तरीके से इन हमलों को, हालिया हमलों को देखने की जरूरत है? ऊपर बात हुई कि गवर्नेंस, सियासी माशी हालात लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, उस तरफ का सफर जारी है। पहली बात यह है कि आपके वैसे तनाजुर का तो जवाब ही नहीं है। शहजाद साहब ने और अपने अल्फाज में उन्होंने, ज़ैगम साहब ने पहले एक बात की, हुकूमती रिश्ते। ज़ैगम साहब ने, ठीक, हुकूमती रिश्ते, अवाम और हुकूमती रिश्ते, इसको प्लीज़ ज़रा अगर आपके पास मोहलत हो तो इसको बलूचिस्तान से ज़रा बाहर निकालें। सही, अवाम सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, एक बात, ताकि कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यहाँ किसी को किसी के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, ज़ैगम साहब का एक जुमला एक पूरे थीसिस पे भारी है। उन्होंने चंद चीज़ें गिनाने के बाद कहा
जो रिटन ऑन द वॉल है उसमें कोई मतलब कुछ नोबडी कैन चैलेंज कि इसके बाद कोई बात ही बाकी नहीं रहती। ये लफ्ज़ मेरे हैं, मफहूम उनका मैं ज़ाहिर रटा तो नहीं लगाता मैं। इन दो के बाद अच्छा फिर शरारत आपकी पूरा तनाजुर बयान करने के बाद आप क्यों हमें इतने लोगों को इम्तिहान में डाल रही हैं। मैं थोड़ी सी एक डिफरेंट बात करूंगा। ये पूरे का पूरा खित्ता बद्दुआया हुआ है, वरना मैं एक अजीब सी बात करने लगा हूँ। तसव्वुर करें अगर 3 एटमी ताकतें, आबादी, पड़ोसी ताकतें चीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जो भी तनाज़ात हैं इन्हें हिकमत, बसीरत, हमदर्दी, करोड़ों इंसानों की जेन्युइन खिदमत के पेश नज़र नाम निहाद, ये सारे एक पेज जो है ना नाम निहाद बड़ा हमारे एक आ जाता है कभी रॉकेट साइंस फलाना, अनपढ़ शुरू हो जाते हैं। अच्छा तो एक पेज पे आ जाएं तो कौन सी सुपर पावर है, ये सारी खबासतें जलालतें हो क्यों रही हैं? वजह, इफ दीज 3 कंट्रीज, अमेरिका मुल्क ही नहीं है, वो तो भांत भांत के जानवर इकट्ठे हुए हैं और वो एक कौम बन गए। हम सदियों से इतनी कुर्बत के साथ इकट्ठे रहने के बाद, मैं चाइना की बात नहीं कर रहा, हमारा तो अभी 78 साल कुछ भी नहीं, वहां भी करोड़ों मुसलमान बसते हैं। जाहिल लीडरशिप है, विजन से आ रही है। तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए, मैं ख्वाब की बात कर रहा हूं। अरे खास तरह के लोग ख्वाब देखते हैं। इकबाल के ख्वाब का क्या बना है, जना के ख्वाब का क्या बना, बस ख्वाब ख्वाब होते हैं। अगर ये 3 जरा तसव्वुर करें, चीन, भारत, पाकिस्तान, ये अपने तनाज़ात बुनियादी उतने के रह जाएं जितने एक हेल्दी, खूबसूरत, हंसते खेलते खानदान में होते हैं, वो नॉर्मल है। सही। तो क्या बनेगा? लेकिन बॉटम लाइन क्या है? ये बद्दुआया हुआ खित्ता है, ये उनके तलबे चाट लेंगे, एक दूसरे को कमजोर करेंगे और बहरहाल चलें। ठीक हो गया, ठीक है। तो रज़ा रूमी साहब, हालिया बलूचिस्तान हमले, बैनुल अक़वामी ताकतें, भारत, अफगानिस्तान, इजराइल, अमेरिका, ये बलूचिस्तान का क्राइसिस, कौन कौन किस किस तरह अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, किस किस के एतमाद को नुकसान हो रहा है यहाँ पर? बहुत कुछ कह दिया गया है आयशा। मेरे ख्याल से जो कुछ पहले शहजाद साहब ने और जैगम साहब ने कहा, मैं उससे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। और जो इस मसले की पेचीदगी जो है वो उसमें हर साल इजाफा हुआ है, और इक्का दुक्का बीच में इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए कि वहाँ पर बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लेकर एक मुस्तकबिल का लाया अमल बनाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये अगरचे कि किसी शॉर्ट टर्म में आपको उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन देरपा बुनियादों पर अमन और इस्तेहकाम लाना, उसके लिए आपको एक सियासी अप्रोच लेनी पड़ती है। और वो सियासी अप्रोच जो है वो अनका है इस वक्त बलूचिस्तान में। क्या वहाँ पर प्रोपेगेंडा का जोर है? क्या वहाँ पे बैरूनी ताकतें जो है उनका असर नफूज ज़्यादा है पाकिस्तान की एक मजबूत रियासत से? क्या सूबाई हुकूमत अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने में कोताही कर रही है? क्या जो 2010 से बलूचिस्तान को 3 या 4 गुना ज़्यादा वसाइल मिले हैं, क्या उसके अवाम तक पहुंच रहे हैं? और ये सारे ऐसे सवालात हैं जिनके ऊपर बहुत तफसील से गौर करने की और एक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे इन सवालात का जवाब मालूम है पाकिस्तान को जो चलाते हैं लोग, चाहे वो मरकज में या सूबे में। ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है, लेकिन वहां पर यह भी होता है कि एक, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब एक वहां पर एक इंसर्जेंसी और बॉर्डर्स के ऊपर जो सिचुएशन है उसकी फिर स्टेटस को बरकरार रखने वाले कुछ ऐसे लोग जो हैं वो, उनके हाथ में ताकत चली जाती है कि जो चाहते हैं बस मामला जू का तू रहे, चाहे वो स्मगलर हो जैसे अभी कहा गया और स्मगलिंग का पूरा माफिया हो, या चाहे वो हत्ता के इवन ये इंसर्जेंट्स हो जो बागी और हथियारों का पूरा कारोबार करते हैं। तो उन सबको फायदा होता है इस सूरत हाल को जू का तू रखने का।
इसलिए बदलने के लिए एक सियासी विजन की जरूरत होती है। आपको याद है माजी में दो जो हमारे लीडर्स हैं, जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ, उन्होंने इनिशिएटिव लिए थे। डॉक्टर मालिक को भी चीफ मिनिस्टर बनाया था बलूचिस्तान का। उससे पहले जरदारी साहब ने तो पूरा पैकेज दिया था 2008 सही में, और 13 जब पीपीपी की गवर्नमेंट थी। जी। लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, बदकिस्मती से। और आज हम वहीं पर आके खड़े हुए हैं कि जहां पे हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं और कुव्वतें हैं, वो भरपूर फायदा उठा रही है बलूचिस्तान के अंदर। जो निफाक या नाराजगी या गुस्सा, रियल एंड इमेजिन दोनों है, सही और उसका तदारुक नहीं अब कर पा रहे। इसलिए सरे फहरिस्त एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वहां के जो लोग हैं उनको पाकिस्तानी रियासत जो है एतमाद में ले, और वहां पर निजाम को लोकल गवर्नमेंट तक लेके जाया जाए। ये बात यहाँ पर भी उतनी ही अहम है जितनी कि बाकी सूबों में है। दुरुस्त लेकिन बलूचिस्तान में गवर्नेंस का मसला बहुत शदीद है दुरुस्त हो और गया। जो बहुत कम है। दुरुस्त। जी, तो कंक्लूड करें तो गुफ्तगू, गवर्नेंस में की जरूरत है, सियासी और माशी इस्लाहात के लिए अवाम के साथ राब्ता मजबूत हो ताकि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा हो सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप सर पर है और पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है, खेलेंगे जरूर मगर भारत के साथ नहीं। कितना फैसला दुरुस्त है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत पाकिस्तान ने अहम फैसला करते हुए कौमी क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त दे दी है। ताहम पाकिस्तानी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच में मैदान में नहीं उतरेगी और मुकाबले का मुकम्मल बॉयकॉट करेगी। पाकिस्तान ने यह फैसला आलमी क्रिकेट में उसूल, इंसाफ और यकसा मयार के लिए वाज़े मौक़िफ़ के तौर पर लिया है। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने मैचेस भारत की बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की दरख्वास्त की, मगर ICC ने उसके मौक़िफ़ को तस्लीम करने के बजाय टीम को ही वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। पाकिस्तान ने इस जानिबदारी के खिलाफ इज़हार यकजहती करते हुए भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऐलान किया है और ये वाज़ेह किया है कि अगर ICC तमाम ममालिक के लिए यकसा उसूल नहीं रख सकती तो एहतजाज बनता है। पाकिस्तान भारत मैच आलमी क्रिकेट की सबसे बड़ी कशिश है, जिससे ब्रॉडकास्टर्स अरबों डॉलर कमाते हैं और करोड़ों शायकीन ऑनलाइन और स्टेडियम में मैच देखते हैं। मैच के 1 मिनट का कमर्शियल एयर टाइम करीबन 3.5 करोड़ रुपए होता है। बाज़ औक़ात इस एक मैच की आमदनी पूरे ही टूर्नामेंट की आमदन से ज्यादा हो जाती है। इस मैच के ना होने से ICC और स्पॉन्सर्स की आमदनी शदीद मुतासिर होगी, जबकि पाकिस्तान को अगले मरहले में जगह बनाने के लिए अपने बाकी मैचेस बेहतर रन रेट के साथ जीतने होंगे। भारत ने माजी में मुतादिद बार क्रिकेट को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। कभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, कभी ट्रॉफी वसूल करने से इनकार किया और कई मौके पर पाकिस्तान आने से भी साफ इनकार किया। ICC ने पाकिस्तान के इस गैर मुतवक्के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि फैसला पाकिस्तान में क्रिकेट पर तवीलुल मुद्दती असरात मुरत्तिब कर सकता है। फैसला करोड़ों शायकीन और आलमी क्रिकेट के मफाद में नहीं है। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काबिल कबूल हल तलाश करेगा। ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या उसूल और इंसाफ की पासदारी के लिए भारत के खिलाफ मैच ना खेलना दुरुस्त फैसला है या एहतजाज का कोई और तरीका भी अपनाया जा सकता था। सवाल, जब बाकी तमाम बोर्ड्स बांग्लादेश के मामले पर खामोश हैं तो क्या पाकिस्तान से भारत की जानिब से खेल में सियासी मुदाखलत और ICC के दोहरे मयार के खिलाफ अमली कदम उठाकर आलमी क्रिकेट में एक मिसाल कायम की है या पाकिस्तान ने अपने लिए इजाफी चैलेंजेस खड़े कर लिए हैं? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, T20 वर्ल्ड कप, ICC का दोहरा मयार, भारतीय बोर्ड की जानिब से खेल में बार बार सियासी मुदाखलत, पाकिस्तान का भारत के साथ मैच ना खेलने का ऐलान, फैसला कितना दुरुस्त है? शहजाद चौधरी साहब, पहले तो हमने ये फैसला किया कि हम खेलेंगे, हमने इस पे भी भारत को या ICC को, BCCI को बहुत इंतजार करवाया कि आया हम वर्ल्ड कप खेलेंगे भी या नहीं। अब जो फैसला ले लिया है, आपके ख्याल में ठीक किया है या कुछ और भी किया जा सकता था? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत ठीक किया है, बहुत अच्छा फैसला है। देखिए, ये 4 पैसे क्या आ गए भारत के पास और किस तरीके से उसकी वहाँ ऑडियंस जो है, पैसों के बाद फिर वहाँ पे उन्होंने क्रिकेट के अंदर पैसा जुए की वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया कि उन्होंने एक तरह से आपे से ही बाहर हो गए, अजारादारी बना ली अपनी, हेजेमॉन। इनको मैं क्रिकेटिंग हेजेमॉन्स कहता हूँ, जिनको ये अकल नहीं है कि हाथ में लाना कब है, इसकी क्रिकेट की ट्रेडिशंस क्या है, क्रिकेट को खेल के तौर पर कैसे लेके जाना है। वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के चक्कर में थे। वो बांग्लादेश जैसे मुल्क को, जो कि एक छोटा मुल्क है और एक इमर्जिंग क्रिकेट टीम है उनकी, एक बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनको जिस तरीके से ट्रीट किया गया, मेरा ख्याल है ये जो एक नोशन था ना इनके दिमाग में कि हमारी हर बात मानी जाएगी। आज BCCI और ICC एक ही चीज है,
वो जय शाह जो पहले उधर था बीसीसीआई में, अब आईसीसी में बैठा हुआ, बीसीसीआई बना के चला रहा है वहां पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोग इस मुल्क को बुली के तौर पे ही उसको अपनी जगह पे रखा जा सकता है। एक बुली को बुली करना पड़ता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बेहतरीन फैसला किया है, इसको खड़े रहना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। पाकिस्तान को अपने इस कदम से, अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए। इट इज टाइम टू फेस अप टू इंडिया, और उनको बताना पड़ेगा कि खेल को खेल के तौर पे रहने दो, इसको सियासत मत बनाओ। खेल में जब सियासत लेके आते हो तो फिर पूरे निजाम को तुम खराब और मक्तर करते हो। तो मेरा ख्याल है ये पैगाम बड़ा वाज़ेह तौर पर शहजाद साहब, अगर ये नॉकआउट में पहुंच गए दोनों, तो क्या पाकिस्तान को फिर सेमीफाइनल में भी नहीं खेलना चाहिए? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। नॉट एट ऑल, ना खेलें। जो आप कह रही थी ना कि ये पैसा जो है इसका मैक्सिमम पैसा होता है, पैसे की बात नहीं है, उसूल की बात है। आज उसूल पे खड़े हैं तो उसूल पे खड़े रहना चाहिए, हर तरीके से खड़े रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये लेट दिस मैसेज गो आउट टू द वर्ल्ड। अगर उनको कोई कमर्शियल इंटरेस्ट की बात है तो कमर्शियल इंटरेस्ट के ऊपर खाएं, वो जहां पे मर्जी कसमों को खाएं, लेकिन कहने का मतलब है जब असूल की बात आएगी, चाहे बांग्लादेश है चाहे पाकिस्तान, इन्होंने एक जमाने में बिग 3 का सोचा कि बिग 3 कौन है। क्रिकेट में बिग 3 होने चाहिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इनकी लीग अलग है, बाकी सारे के सारे अलग लीग में। मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि उसको भी चैलेंज किया जाए और कहा जाए कि इसके ऊपर जो प्रॉपर एक बराबर का ताल्लुक है और जो तरीका है डील करने का, उसको होना चाहिए। रज़ा रूमी साहब, ये उसूल पर पाकिस्तान एक बोल्ड डिसीजन तो ले लिया है, वहां से आईसीसी कह रहा है कि पीसीबी नुकसान भी उठाएगा, मगर साथ फिर कह रहे हैं कि भाई सोच लो, मतलब है उनके लिए भी एक मजबूरी बनी हुई है। वहां कमेंटेटर्स भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खुद बीसीसीआई के ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, आईसीसी के ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा है, भारतीय बैठे हुए वहां पर, होम मिनिस्टर के बैठे हैं। आपके ख्याल में अगर एक खेल में आलमी इदारा इस तरह की जानिबदारी का मुजाहरा करे तो खेल के लिए कितना बड़ा नुकसान है, और क्या कोई अकल आएगी इसके बाद? जी, असल बात तो यही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की या किसी हद तक बांग्लादेश की अपनी सियासत और मौकफ अपनी जगह दुरुस्त होगा अपने अपने तई, लेकिन नुकसान तो सबसे ज्यादा गेम का है और क्रिकेट का है, और उन करोड़ों शायकीन का है जो कि क्रिकेट से आपको पता है वालेहाना मोहब्बत करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या बांग्लादेश हो। और अब अफगानिस्तान में भी उसी तरह की दिखाई देती है क्रिकेट की फॉलोइंग। तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई चारा क्या था आयशा? पाकिस्तान को जिस तरीके से ये कॉर्नर किया जा रहा था इस पूरे मामले में, तो एक वक्त आ जाता है कि आपको फिर खड़े होकर कम से कम, जैसे अभी कह रहे थे कि बुली का जो ट्रीटमेंट होता है वो बुलिंग ही होती है, उसके अलावा पूरी कोशिश की। अभी मैं देख रहा था आज हिंदुस्तान के जो साबिक वजीर हैं शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के, वो भी बड़ा अफसोस का इजहार कर रहे थे कि इस क्रिकेट की गेम में सियासत क्यों आ गई है। तो वो जरा अपनी हुकूमत से पूछे ना कि जहाँ के एक मिनिस्टर का जो बेटा है वो क्रिकेट चला रहा है और उसमें पूरी की पूरी, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, क्रिकेट कम होती है, वहां पे सियासत ज्यादा गालिब आती है, और एक एरोगेंस वाला जो तरीकाकार है वो भारत की तरफ से दिखाई देता है हमें भी और बांग्लादेशियों को भी। जो उन्होंने पहले तरीका किया कि जी वो पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर वो बांग्लादेश के क्रिकेटर के ऊपर उन्होंने पूरा एक उसको फसाद बर्पा किया। शाहरुख खान जैसे जी बिल्कुल सियासत को घसीटा है इस हुकूमत ने, ये इस इंतहा पसंद हुकूमत ने, और उन्होंने हर चीज को भेंट चढ़ा दिया है अपनी नजरिए के ऊपर, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सकाफत हो, चाहे वो अमन का कोई तरीकाकार हो। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही अफसोसनाक दौरा है पाकिस्तान की तारीख में। जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, ये बांग्लादेश ने जब इनकार किया और कहा कि न्यूट्रल वेन्यू दे तो उसको बाहर निकाल दिया है। तमाम बोर्ड्स ही खामोश रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया और अब कहा है कि हम नहीं खेलेंगे भारत के साथ। आपके ख्याल में सही किया है या खामोश रहना चाहिए था बाकी बोर्ड्स की तरह? पता नहीं यार, मैं चूंकि क्वालिफाई नहीं करता, मुझे ना क्रिकेट से कोई दिलचस्पी है, ना मैं इसकी एलबे से वाकिफ़ हूँ। एक सादा सी बात है जो मेरी समझ में आती है कि मेरे नज़दीक ये मैच नहीं, चैलेंज का बायकॉट है, जो मेरी अकल से बाहर है। क्रिकेट शेकेट मैं नहीं जानता, ना मुझे दिलचस्पी है, एंड आई डोंट क्वालिफाई टू आंसर। चलें, क्रिकेट आप नहीं जानते, हम सियासी सवाल कर लेते हैं। भारत जिस तरह की सियासत खित्ते में कर रहा है उसको खेल के अंदर भी लेकर आ रहा है, कितनी नुकसानदेह है?
यार हम आम जिंदगी में ये कहते हैं कि अगर आप मुझे गाली दो तो जवाब में ज़रूरी है मैं भी आपको गाली दूं। आई डोंट नो, इट डिपेंड करता है, इट वेरीज फ्रॉम मैन टू मैन। तरबियत का फलाना टमकाना, अगर वो कुत्तों की तरह बिहेव कर रहे हैं जो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग बाकिंग पे बिलीव करते हैं, लेट देम बाक, यू गो योर वे। मतलब जरूरी नहीं है कि उन्हीं की ग्राउंड पे जाके या जो भी हो, क्या है ये खेल है, इसको तुम तो कम से कम बावकार तरीके से खेल के तौर पे ट्रीट करो। मुझे नहीं पता क्रिकेट शिकेट, ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक जनरल रवैये की बात कर रहा हूं। ठीक हो गया। आप मुझे अगर बुरा भला कहते हो, जरूरी है कि मैं कान लपेट के चला जाऊं या आपको जवाब में 10 और सलवातें सुनाऊं? ठीक है, ठीक है। ज़ैगम साहब, ये पाकिस्तान भारत मैच एक मैच नहीं है। आईसीसी, बीसीसीआई, स्पॉन्सर्स, बोर्ड्स, ब्रॉडकास्टर्स, अरबों डॉलर जुड़े होते हैं इस एक मैच से। क्या भारतीय बोर्ड कहें, भारत कहें, आईसीसी कहें, ये सब हजम हो जाएगा पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया ही नहीं इतने आराम से? या आप समझते हैं इस पे भी बहुत सी और गुफ्तगू चलेगी? पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के दरमियान और साउथ एशिया में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, और इसका ताल्लुक सिर्फ मईशत से ही नहीं है कि कितने पैसे बनते हैं। दोनों मुल्कों की मईशत के हवाले से बहुत छोटी रकम है वो। क्रिकेट इन मुल्कों में, साउथ एशिया में, कौमी शनाख्त से भी ताल्लुक़ रखता है और डिप्लोमेसी से भी ताल्लुक़ रखता है। कुछ और खेलें हैं जो क्रिकेट के मैदान में खेली जाती हैं, और भारत उसको इस तरह से खेल रहा है कि जिसका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी आईसीसी पर उसका कब्ज़ा हो गया, आईसीसी बीसीसीआई बन गई, भारत का क्रिकेट बोर्ड बन गया, और भारत का क्रिकेट बोर्ड आपको पता है हिंदुत्व की डिप्लोमेसी का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है दूसरे मुल्कों को ह्यूमिलिएट करने के लिए, नीचा लगाने के लिए। पाकिस्तान इज़ फाइटिंग बैक, पाकिस्तान हमेशा फाइट बैक करता रहा है, लेकिन अभी तक मसला ये था कि इसके अंदर हम अकेले थे। अब बांग्लादेश भी अगर हमारे साथ खड़ा हो गया है, अपने लिए खड़ा हुआ है, लेकिन हम भी खड़े थे और वो खड़ा हो गया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसका साथ दें ताकि वो भी हमारा साथ दे। साउथ एशिया के अंदर ही 2 क्रिकेटिंग नेशंस का इकट्ठे भारत के सामने खड़े होना भारत के लिए एक बड़ी तौहीन का बायस है, एक बड़ी ह्यूमिलिएशन का बायस है। जो अपने आप को एक खित्ते का भी हेजमान समझता है और कोई इमर्जिंग सुपर पावर समझता है और क्या कुछ समझता है, अगर 2 हमसाए भी उसके सामने इस तरह खड़े हैं, उससे खेलने को तैयार नहीं है, उसके मुल्क में आने को तैयार नहीं है, तो उसको भी अपने रवैये के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है इसकी एक प्राइस है, आपने बताया, ज़ाहिर है इसमें बहुत से कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान को भी बहुत सारा पैसा मिलता है, पॉइंट्स भी पाकिस्तान लूज़ करेगा, तनकीद भी हो रही है, खिलाड़ियों को भी कुछ मायूसी हो रही है, लेकिन आपको बाज़-औक़ात कीमत देनी पड़ती है, असूलों की खातिर कीमत देनी पड़ती है। और इस वक्त हमारा एक तरह का असूल है कि हम इस तरह भारत को इजाज़त नहीं दे सकते कि वह डबल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करे, इस तरह बुली करे दूसरे नेशंस को, दूसरे नेशन के साथ क्रिकेट के खेल के मैदानों में इस तरह तौहीन करे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया। दुरुस्त हो गया जी। ज़ैगम साहब के इसी बात के उसूलों की खातिर कुर्बानी देना पड़ती है और भारत को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो दूसरे बोर्ड्स को, दूसरी क्रिकेटिंग कंट्रीज़ को इस तरीके से बुली करे। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।